अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ फैमिली मीटअप के दौरान बानी पीटीआई ने अपनी बहनों के जरिए पैगाम पहुंचाया था कि तमाम पीटीआई अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट की तमाम कमेटी से मुस्तफ़ी हो जाएं और नाअहल अरकान की नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस का बॉयकॉट कर दें। ये फैसले फर्द वाहिद यानी बानी पीटीआई के हैं, मगर इस पर जमहूरियत का तड़का लगाने के लिए सियासी कमेटी के इजलास का ड्रामा रचाया गया और फिर पता चला कि जी सियासी कमेटी ने भी आंखें बंद करके बानी पीटीआई के फैसलों की तौसीह कर दी है। सियासी कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि 9 मई के मुकदमात में नाअहली पाने वाले अरकान को पीटीआई अपना हकीकी नुमाइंदा समझती है, इसलिए इन हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का मुकम्मल बॉयकॉट किया जाएगा। सियासी कमेटी के इजलास के एलामिये में कहा गया है कि बानी पीटीआई की हिदायत पर कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफे का ऐलान करते हैं। अरकान असम्बली को स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप और रुकनियत से भी फौरी इस्तीफों की हिदायत कर दी गई है। इस सूरत हाल पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्द अमल देते हुए तंज किया है कि ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि वहां उनकी अपनी हुकूमत है और ये अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन हारने का डर है, इसलिए वहां बॉयकॉट किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक जहां कुर्सी और हुकूमत हो वहां इलेक्शन शौक से, और जहां आवाम का फैसला हो वहां बॉयकॉट। सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंदों की यह तर्ज सियासत टोटल 2 नंबरी है। नाजरीन, अब ये 2 नंबरी है या नहीं है ये ख्वाजा आसिफ साहब ही जाने और पीटीआई जाने, मगर एक बात जरूर है कि बानी पीटीआई मुल्क में जमहूरियत तो चाहते हैं, मगर खुद सबसे बड़े डिक्टेटर हैं। अपनी पार्टी तो डिक्टेटरशिप के तहत चलाते हैं, मगर हुकूमत उन्हें जमहूरी चाहिए। पूरी पीटीआई चाहती थी कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए, मगर फर्द वाहिद, जी हां फर्द वाहिद, बानी पीटीआई नहीं चाहते थे कि पार्टी इलेक्शन में जाए, और फिर वही हुआ। पूरी पार्टी की सोच हार गई और एक शख्स का हुक्म जीत गया। अक्सरियत पर फर्द वाहिद की हुक्मरानी ही डिक्टेटरशिप है। मुल्क में हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत के नारे लगाने वाले पहले अपनी पार्टी में जमहूरियत लाएं और अवाम को इज्जत दें। जिनको डंडे से हांका जाए वो जमहूर नहीं, भेड़ बकरियां कहलाते हैं। बानी पीटीआई मुल्क में जमहूरियत सिर्फ तभी चाहते हैं जब वो ऑपोजिशन में हों या जेल में बैठे हों। इक्तदार में आकर कभी उन्होंने जमहूरियत की जीम पर भी अमल नहीं किया है। पार्लियामेंट को भी फौजी अफसरान से चलवाया जाता था। कानून साजी के लिए कोरम पूरा करने की ड्यूटी तक फौजी अफसर की लगा रखी थी। काबीना के मामलात में भी डिक्टेटरशिप का आलम यह था कि बंद लिफाफों में, जी हां बंद लिफाफों में समरियां मंजूर कराई जाती थी, और सो कॉल्ड पढ़े लिखों की जमात में एक भी ऐसा वजीर नहीं था जो जान की अमान पाते हुए सिर्फ इतना पूछ सकता कि आलीजा इस बंद लिफाफे में आखिर है क्या। आंखें मूंद कर साइंद करने वाले पीटीआई रहनुमा भी आज जमहूरियत के सबक पढ़ाने में सबसे आगे होते हैं। ज़हनी गुलामी की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि जिस सियासी कमेटी में अक्सरियती अरकान ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हक में फैसला दिया था, आज फर्द वाहिद के हुक्म पर अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर हो गए हैं और आंखें बंद करके दस्तखत करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बानी पीटीआई के हुक्म पर पार्लियामेंट की तमाम कमेटी से मुस्तफी होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हैरानकुन तौर पर इस अमल की भी कोई खास वजह नजर नहीं आती है, सिवाय इसके कि बानी पीटीआई जेल में बैठे इनसिक्योर हो गए हैं और नहीं चाहते हैं कि जी उनके अरकान किसी भी तरह का कोई फायदा उठाएं। यहाँ ये सवाल जरूर उठता है कि भाई अगर पीटीआई पार्लियामानी कमेटी से मुस्तफी हो रही है तो कौमी असम्बली में क्यों बैठी है? पीटीआई अगर पार्लियामान को ही जायज नहीं मानती तो इसके अरकान मुस्तफी क्यों नहीं हो जाते? क्यों एक नाजायज अमल का हिस्सा बनकर नाजायज तनख्वाहें बटोरी जा रही हैं? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे, मगर एक छोटा सा ब्रेक। बोलो कि वो खुदा रब्बुल आलमीन है। बोलो कि नबी आखिरुज़्ज़मान रहमतुल लिल आलमीन है। बोलो कि इस्लाम से ज्यादा अमन की तलकीन करने वाला मजहब कोई और नहीं। बोलो कि इंतशार फैलाने वाले हम में से नहीं। बोलो कि नफरत का प्रचार करने वाले हम में से नहीं। बोलो शिद्दत पसंदी पर उकसाने वाले
हम में से नहीं। बोलो इससे पहले कि फितना अंगेज मजहब का नाम लेकर तुमको वरगलाएं। बोलो इससे पहले कि देर हो जाए। बोलो अपनी बका के लिए। बोलो इस धरती से वफा के लिए। माहौलियाती आलूदगी से पाक सरसब्जो शादा पाकिस्तान के लिए अब सवारी भी बदलेगी और सफर भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होने जा रहा है ट्रांसपोर्ट में इनकलाब का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर क़यादत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर के अवाम के लिए आसान, इकसात और बिलासूद कर्जे पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा की फ्राहमी। खवातीन के लिए खसूसी कोटा और यूनिवर्सिटी पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स बतौर इनाम। अब सफर होगा बासहूलत, बाकिफायत और होगा माहौल का तहफ्फुज। आज ही सस्ती और ग्रीन सवारी बुक कराएं ताकि आपका सफर बदले, क्योंकि सफर बदलेगा तो पाकिस्तान बदलेगा। तफसीलात, रजिस्ट्रेशन और दरखास्त देने के लिए हमारी पोर्टल www.pabe.gov.pk विजिट करें। वो जो सरहदों के पार रहकर भी दिल के करीब हैं। नेफ्टेक जो कि पाकिस्तान में हुनर देने का वफाकी इदारा है, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के 5000 बच्चों को हुनरमंदी के कोर्सेज करवाएगा इंशाल्लाह 5000। वजीर आजम पाकिस्तान के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन के इश्तराक से नेफ्टेक कर रहा है मुल्क के 16 बड़े शहरों में डिजिटल मार्केटिंग, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, ई-कॉमर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डिंग के शोबाजात में 3 से 6 माह के मुफ्त कोर्सेज का आगाज। ये तरबियत सिर्फ तालीम नहीं, एक वादे की तकमील है। वो जो दूर रहकर भी पास हैं, हमारे लिए खास हैं। दाखिले की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025। उम्र की हद 18 से 40 साल। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ब्रेक के बाद जी एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात में जो प्रेस्टिजियस पैनलिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं उनमें शामिल हैं जी निहाल हाशमी साहब, जो कि हुकूमती बेंचेस की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल भाई ज्वाइन करने के लिए। एहतशाम अली साहब मेरे साथ दे रहे हैं, मुशीर हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब ज्वाइन करने के लिए। अखुनज़ादा चटान साहब मेरे साथ होंगे, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया चटान साहब ज्वाइन करने के लिए। शो का आगाज़ निहाल भाई मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि पोलिटिकल मामला तो जहाँ पे चल रहे हैं सो चल रहे हैं, लेकिन पंजाब में सैलाबी सूरत हाल जो है ना वो बड़ी सीरियस हो गई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा हों, वो फौरी इक़दामात का हुक्म दे रही हैं। साथ ही साथ पाक अफवाज के जो जवान हैं वो भी शाना बशाना जो हैं भरपूर रेस्क्यू के ऑपरेशन के अंदर जो आगे बढ़ चढ़ के हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब के लिए कटिंग शॉट आज और कल की रात निहाल भाई बड़ी मुश्किल है। इस वक्त जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इज्तिमाई दुआओं की तो डेफिनेटली हमें ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लेकिन हुकूमती तैयारियों से मुताल्लिक निहाल हाशमी साहब मैं आपका एक ठोस और एक ऑफिशियल मौक़िफ़ चाहूँगी, ताकि मैं इस डिस्कशन और इस डिबेट को आगे लेके जा सकूँ सियासत की तरफ। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिनिश देखें, पंजाब हो या केपी, ये किसी हुकूमत का मसला नहीं है, ये किसी सियासी जमात का मसला नहीं है, ये कौमी मसला है और ये कुदरती आफात है। और आपने देखा होगा कि जब केपी में बहुत खौफनाक किस्म का तूफान या सैलाब आया, तूफानी सैलाब या फिर आप कह सकते हैं बर्फानी सैलाब जिसमें तोदे गिर गए और गांव बर्बाद हो गए, तो आपने देखा होगा एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वजीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे। वो बुनेर भी पहुँचे, वो पाराचनार भी पहुँचे, वो सवाद भी पहुंचे, वो जमीन पे भी उतरे, वो लोगों से भी मिले, वो रिलीफ वर्क को भी देखा, वो रिहेबिलिटेशन के लिए भी लोगों को पाबंद करें। तो बात यह है कि ये पंजाब हो या केपी हो, ये पाकिस्तान है और ये हम सब पाकिस्तानियों का मसला है। खुशियां भी सांझी है, गम भी सांझी है, मुसीबत भी सांझी है, तो हमें मिल के करना। इसमें
हमारी पार्टी या हमारी हुकूमत कम से कम डिवीजन नहीं करती है, मुतासिबाना रवैया नहीं रखती है। हाँ, किसी की भी हुकूमत हो केपी में, हमारा ये आईनी, कानूनी, इस्लामी और इस्लामी फरीजा है कि हम अपने मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद को आगे आए। और इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब में भी जो भी अभी निमट रहे हैं और बाकी जो भी मसाइल है उसको हम निमटने की पूरी कोशिश करेंगे। और पूरी कौम से मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपील करूंगा कि इसमें हमें मुश्तरका हिकमत अमली अपनानी है। खा वो कोई भी सरकारी लोग हों या गैर सरकारी लोग हों या NGO हों या अपने मदद आप हों, जहाँ भी हम एक दूसरे के ताउन कर सकते हैं, दस्ते ताउन बढ़ाएं, जो एफेक्टीज हैं उनकी मदद करें, उनके लिए जो सहूलत पहुंचा सकते हैं वो सहूलत पहुंचाएं। तनकीद करने के लिए बहुत वक्त है हमारे पास, अभी हमें तामीर का काम करना पड़ेगा। तनकीद के लिए बहुत वक्त होता है, पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा साल पड़ा है। तनकीद करें, जरूर करें, मगर तामीर के काम में हमारे साथ हिस्सा डालें, पंजाब हुकूमत के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के मुतासरीन के साथ, अवाम के साथ, ताकि हम दुनिया को बता सके जैसे हमने भारत के साथ जंग में एक साथ खड़े होकर के पूरी दुनिया को बताया कि हम एक कौम है और अल्लाह ने हमें फतेहाब किया। इसी तरह से ये भी एक जंगी हालात है, नेचुरल डिजास्टर है, ये सैलाब भी जो है एक जंगी हालात में हम। और इसके पीछे ये भी एक बात है कि हो सकता है कि इसमें भारत की कोई साजिश हो, वो सिंध ताश मुआहदे के बाद उसने जिस तरह से उसको नजरअंदाज किया है, हो सकता है विदाउट इन्फॉर्मिंग। और यकीनन हमें उन्होंने सिंध ताश मुआहदे के तहत पाकिस्तान के बॉर्डर कमीशन को इत्तला नहीं की, उन्होंने सफारती चैनल इस्तेमाल किया इस मामले में। तो हमें इस पे भी नजर रखना होगा कि हमारा जो एलानी और खुफिया दुश्मन है वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। जब वो जंग के मैदान में शिकस्त खुर्दा होता है हमारी अफवाज के हाथों, तो फिर वो किसी और तरीके से इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को ज़ेर करने के लिए। ऐसे में हमें बहुत संभल के मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। और अगर हम में कोई कमी बेशी है तो आप जरूर हम पे तनकीद करें, आप हमें इशारा करें, हमारी निशानदेही करें कि हमें कहाँ क्या काम करना है, कहाँ पे बेहतर तौर पे रिलीफ वर्क को अपग्रेड करना है, कहाँ पे बंद बनाना है, कहाँ पे लोगों के लिए अशिया खुर्दनोश पहुंचाना है, कहाँ पे हमें खेमे पहुंचाने हैं, कहाँ पे लोगों को महफूज मुकाम पे मुंतकिल करना है। ये सारी चीजें आप मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी है, अपोजिशन वालों की भी जिम्मेदारी है। और जो भी हमें हमारी इस्लाह के लिए हमारे ऊपर हमें हमारी कमजोरियों की, कोताहियों की निशानदेही करेंगे, हम उसे वेलकम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इम्प्रूव करें अपने कमजोरियों को, ताकि लोगों को बेहतर रिलीफ पहुंचाया जा सके। बड़ी अच्छा आपने जवाब भी बड़ा अच्छा दिया और आपने बड़ी एक पॉजिटिव और बड़ी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का जो है वो मुजाहरा किया। निहाल हाशमी साहब, अल्लाह करे कि पूरा शो ऐसे ही चलता रहे। लेकिन एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। डेफिनेटली नेचुरल और नेशनल डिजास्टर की बात मैं कर रही हूँ, निहाल हाशमी साहब कर रहे हैं इस टाइम पर। पूरे पाकिस्तान को दुआओं की ज़रूरत है, बिकॉज डेफिनेटली ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है। लेकिन एहतशाम साहब, अलाउ मी टू से, क्योंकि आप एक बड़े ही ताकतवर इंसान हैं, मुशीर हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, तो आपसे बेहतर आज के दिन के हवाले से, PTI के हवाले से अंदरूनी इन्फॉर्मेशन मुझे कोई और नहीं दे सकता। सर, पूरा मुल्क बारिश और सैलाब की कैफियत में है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जो तहरीक इंसाफ है वो कौमी असम्बली और ज़िमनी इलेक्शन में शिरकत में फंसी हुई है। अभी कल एक मीटअप हुआ था अडियाला जेल में, उसके बाद पता चला कि बानी PTI ने कहा कि तमाम जो अरकान असम्बली हैं वो तमाम पार्लिमानी कमेटी से मुस्तफ़ी हो जाए। और डेफिनेटली जो आपके लीडर, आपके कायद कहते हैं, आप लोगों ने वही करना होता है। इस अमल की कोई खास वजह है इस टाइम पर, इस अमल का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह आपने बात की कि अब बानी PTI की तरफ से एक हुक्म आया हुआ है, खान साहब की तरफ से एक हुक्म आया हुआ है कि आपने जितनी भी हमारी कायमा कमेटीज हैं उनसे आप विड्रा कर लें। तो मेरे ख्याल में ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मुख्तलिफ जगहों पे, स्पेशली हमारे KP में ये क्लाउड बस्ट की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ है। तो वो आपको बेहतरीन तरीके से पता है कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को फैसिलिटेट किया, वो भी आप सब लोगों के सामने है। चिटान साहब हमारे भाई हैं, उनको भी पता है, क्योंकि बाजवड़ में भी ये वाकया हुआ है, शंगला में हुआ है, सवात में, बुनेर में, सवाबी में। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। इसका अगर जो आप क्वेश्चन कर रही
کمیٹیوں سے, ہم اسٹینڈنگ کمیٹی سے, پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی MNA صاحبان ہیں انہوں نے استعفے دیے. تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, چونکہ جس طریقے سے ہمارا ملک جس دور سے گزر رہا ہے, اور ہم ہر وقت سننے میں آ رہے ہیں کہ ہم نازک موڑ سے گزر رہے ہیں, تو یہ واقعی یہ نازک موڑ ہے. ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو بھی چیزیں ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی MPAs ہے, MNAs ہے, وہ اڈاپٹ کریں گے. اور ہمارے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کا جو بھی حکم ہو تو وہ تو سر آنکھوں پہ ہیں. لیکن جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے جتنی بھی, چونکہ میرے پاس ہیلتھ کی ذمہ داری ہے, میں اس کے حوالے سے بات کروں گا, جتنی بھی ایمرجنسی بیس پہ ہم نے کیٹر کرنا تھا وہ شکر الحمدللہ ہم نے کیٹر کیا. پھر اس کے بعد ہم نے پراپر پلاننگ کی ہوئی ہے کہ جس جگہوں پہ سیلاب آیا ہوا ہے اور اس کے بعد جو بیماریاں جنم لیتی ہے تو اس کے لیے بھی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے پلاننگ کی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہر جگہ خود گئے, میں ان کی پوری کیبنٹ ہر جگہ خود گئی ہے. ایک سپاٹ کا جو ہے نا انہوں نے وہ کیا ہوا ہے, معائنہ کیا ہوا ہے, اور آن دا سپاٹ جو چیزیں ہمیں رپورٹ ہوئی تو ان کی جو اس کی مالی اور جانی نقصان ہوا تھا, خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے اس کی کمپنسیشن کے لیے ان کے گھر جو ہے نا وہ مسمار ہوئے تھے, ان کے لیے سارے چیزیں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ کوئی, چونکہ یہ تو جس طرح میں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اس ملک میں, یہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی. چلیے جی, یہ تو بہت اچھی بات ہے. چٹان صاحب, آپ تو براہ راست ان کے علاقے کے اندر بڑے ایکٹیو طریقے سے پالیٹکس کر رہے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں حکومتی اقدامات پر, KPK کے حکومت کے اقدامات پر, اینڈ ڈیفینیٹلی PMLN کے حکومت کے اقدامات پر, چاہے وہ سیلاب سے متعلق ہو, چاہے وہ ضمنی انتخاب سے متعلق ہو, یا چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ نیا فیصلہ کہ بھائی ان لوگوں نے تمام پارلیمانی کمیٹی سے مستعفی ہونا ہے, اس کے اوپر میں آپ کی رائے بھی چاہوں گی. لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, الاؤ ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے تو چٹان صاحب, the mic is all yours. ہر وقت بر وقت اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. بولو کہ وہ خدا رب العالمین ہے, بولو کہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین ہے, بولو کہ اسلام سے زیادہ امن کی تلقین کرنے والا مذہب
कोई और नहीं। बोलो कि इंतशार फैलाने वाले हम में से नहीं। बोलो कि नफरत का प्रचार करने वाले हम में से नहीं। बोलो शिद्दत पसंदी पर उकसाने वाले हम में से नहीं। बोलो इससे पहले कि फितना अंगेज मजहब का नाम लेकर तुमको वरगलाएं। बोलो इससे पहले कि देर हो जाए। बोलो अपनी बका के लिए। बोलो इस धरती से वफा के लिए। माहौलियाती आलूदगी से पाक सरसब्जो शादा पाकिस्तान के लिए अब सवारी भी बदलेगी और सफर भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होने जा रहा है ट्रांसपोर्ट में इनकलाब का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर क़यादत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर के अवाम के लिए आसान इकसात और बिलासूद कर्जे पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा की फ्राहमी। खवातीन के लिए खसूसी कोटा और यूनिवर्सिटी पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स बतौर इनाम। अब सफर होगा बासहूलत, बाकिफायत और होगा माहौल का तहफ्फुज। आज ही सस्ती और ग्रीन सवारी बुक कराएं ताकि आपका सफर बदले, क्योंकि सफर बदलेगा तो पाकिस्तान बदलेगा। तफसीलात, रजिस्ट्रेशन और दरखास्त देने के लिए हमारी पोर्टल www.pabe.gov.pk विजिट करें। खानदानी मनसूबाबंदी, एक जिम्मेदारी, एक एहसास, आइंदा नस्लों के रोशन मुस्तकबिल का राज। खानदानी मनसूबाबंदी के आर्जी और मुस्तकिल तरीकाजात न सिर्फ माँ बच्ची के सेहत के जामिन है, बल्कि खुशियों भरे घराने की तश्कील में भी मावन है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ बने हुए हैं जिनिहाल हाशमी साहब, एहतशाम अली साहब एंड अखुनज़ादा चिटान साहब। जी चिटान साहब, आपके मौक़िफ़ का बड़ी शिद्दत से इंतजार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम तर सियासी और सैलाबी सूरत हाल को कैसे देखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों में सैलाबें आ रही हैं और नुकसानात हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी मैंने नहीं सुना है कि इतनी अमवात हुई है। आप देख ले, अमेरिका का रिकॉर्ड निकाल दे, अमेरिका में आ गई, चाइना में आ गई, या 2 या 3 बंदे जो हैं वो इसमें मर जाते हैं। इससे ज्यादा का फिगर्स आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे पुख्तनख्वा में तो बिल्कुल तबाही हुई। मेरे अंदाजे के मुताबिक 21 लोग तो हमारे बाजोड़ के इसमें शहीद हो गए, जो एक का डेड बॉडी अभी तक नहीं मिला है। इस तरह 200 से ऊपर का जो है वो बुनियर का है, सवात का, कुल मिला के मेरे ख्याल से 700 लोग जो हैं वो पुख्तनख्वा के इन सैलाबों की वजह से शहीद हो गए, कुछ लापता हो गए, कुछ की लाशें अभी तक नहीं मिले हैं। पंजाब में भी सैलाब आ गया, लेकिन शुक्र है कि अभी तक किसी किस्म के जानी नुकसान का इतला नहीं है। माली नुकसान का तलाफी हो सकता है, लेकिन जानी नुकसान का कोई तलाफी नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी सैलाबे आ गए। हमें अपनी हुकूमत से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल अललीलान बंगदुहल कहते हैं। इनके MPAs, इनके MNAs, इनके मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि हमें लोगों ने हमें इसलिए वोट नहीं दिया है कि हम उनको दहशतगर्दों से बचाए, या इनको हम बारिशों से बचाए, या सैलाबों से बचाए। हमें तो लोगों ने वोट दिया है कि कैदी नंबर 804 को रिहा करे, और हम वो कर रहे हैं। तो इन लोगों से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। एहतशाम साहब ने वो कैदी नंबर 804 भी इस तरह से थोड़ी ना रिहा हो रहा है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप किसी और KPK की बात कर रहे हैं और एहतशाम भाई ने किसी और KPK की बात की है। मुझे लग रहा है कि आप 2 अलग अलग KPK की बात कर रहे हैं। जी चिटान साहब, हम एक KPK की बात कर रहे हैं, और एहतशाम साहब बेशक
اگر میڈیا پہ نہیں کہتے تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ بھی میرے خیال سے ہر پی ٹی آئی والا یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں لوگوں نے ووٹ اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم ان کے کوئی کام کریں۔ احتشام صاحب نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب ہر جگہ پہنچ گیا، تو احتشام صاحب سب سے پہلا جو واقعہ ہوا تھا وہ باجوڑ میں ہوا تھا، جس میں 21 لوگ جو تھے شہید ہو گئے تھے، انہوں نے باجوڑ کا دورہ نہیں کیا ہے۔ امیر مقام صاحب ضرور آیا تھا، انہوں نے دورہ کیا، لیکن چیف منسٹر صاحب نے ابھی تک دورہ نہیں کیا ہے۔ دوسرا، احتشام صاحب سے میرا ایک ہمدردانہ درخواست ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ آپریشنوں کی وجہ سے آئی ڈی پیز ہو گئے، تو چیف منسٹر صاحب نے ان لوگوں کے لیے 50,000 فی خاندان کے لیے اعلان کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے منہ میں ذرے کے برابر ہے۔ لیکن اس میں بھی ظلم یہ کیا کہ لوگوں کو میسیجز تو آ گئی کہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے آ گئی، لیکن جب وہ لوگ گئے تو اس کو پتہ چلا کہ ہمارا اکاؤنٹ تو خالی ہے، ان سے تو پیسے واپس ہو چکے ہیں۔ تو احتشام صاحب سے میرا درخواست ہے کہ مہربانی کر کے جن لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا، ان کو میسیجز آ چکے ہیں، تو مہربانی کر کے ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے بھیج دیں۔ اگر کسی نے نکالے ہیں تو اس کا آپ لوگ انکوائری کریں۔ یہ قائمہ کمیٹیوں سے جو یہ لوگ استعفائے دے رہے ہیں، پتہ نہیں کہ یہ ہمارے پختونخوا کے عوام کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی زیادہ تر جو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے ممبران ہیں اور ان کے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ آپ چاروں کو تو پتہ ہے کہ قائمہ کمیٹی ایک پارلیمنٹیرین کے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن آپ اور ہمارے بہت سارے دیکھنے والے ایسے ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی یا قائمہ کمیٹی یہ کس بلا کا نام ہے۔ یہ جو قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، یہ ڈیبیٹڈ کلب ہے، اس میں صرف بحث ہو جاتا ہے۔ ایک پارلیمنٹیرین جو کام کرتا ہے وہ اپنے عوام کے لیے، اپنے حلقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتا ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی ایک اس طرح کا چیز ہے کہ ایک طرف پارلیمنٹیرین بیٹھ جاتے ہیں اور ہر محکمے کا اپنا کمیٹی ہے، یعنی وابڈا کا کمیٹی ہے، صحت کا ہے، کمیونیکیشن کا ہے، ہر چیز کا اپنا اسٹینڈنگ کمیٹی ہے۔ تو اگر آپ کے علاقے کا کوئی کام ہے تو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں منسٹر بھی بلاتے ہیں، سیکرٹری کو بھی بلاتے ہیں، بیوروکریٹس کو بھی بلاتے ہیں، ٹیبل کے ایک سائڈ وہ بٹھاتے ہیں، دوسرے سائڈ پہ پارلیمنٹیرین کو بٹھاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اپنے حلقے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر قائمہ کمیٹیوں سے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے ان کے ممبران نکل گئے تو تمام محکموں میں پوائنٹ سر آپ کے بڑے ویلڈ پختونخوا کا کام نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا، پوائنٹ آ گیا۔ میں مشیر صاحب سے جو اس کا جواب لے لیتی ہوں، لیکن میں یہاں پہ نہال ہاشمی صاحب کو چاہوں گی کہ وہ یہاں پہ انٹر کرے۔ نہال بھائی، تھوڑی جلد بازی نہیں ہو گئی آپ کی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جی ضمنی الیکشن کے اوپر ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی از ناٹ ہیونگ این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، خاص طور پہ اگر میں پنجاب کے حوالے سے بات کروں، یہ جوائنٹلی جو ہے اس کو ایک فارمولے کے تحت جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے آپ مانیں نہ مانیں، لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ آپ لوگوں کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، لیکن وہ تو ضمنی الیکشن لڑ ہی نہیں رہے۔ دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ، تو اکیلے لڑ کے اکیلے جیت کر کے نہال بھائی مزہ تو نہ آیا، پھر تو نہ مزہ آیا سر۔ کہ 2024 میں بھی پی ٹی آئی نہیں لڑی تھی، وہ جو بھی وجوہات ہو، جو بھی سرکمسٹانسز ہو، آزاد لوگ لڑے تھے، اور میں آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی اس بار آزاد لوگوں کے کندھے پہ رکھ کے پھر فائر کرے گی۔ اچھا جیت گئے، ہاں، پچھلے بار بھی وہ نہیں لڑی تھی، اس بار بھی وہ نہیں لڑی، تو اس نے اپنا ٹریک ریکارڈ برقرار رکھا، اور وہ اس بار پھر آزاد لوگوں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے فائر کرے گی۔ جیت گئے تو فب بہا، ہار گئے تو ہم نہ تھے، جیت گئے تو ہم جیت گئے، اور اگر ہار گئے تو ہم نہ تھے۔ تو اگر وہ اتنے چالاک ہیں تو دوسرے ہوشیار نہ صحیح، مگر دوسروں کی چالاکیوں کو ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اور ان کے بھی آزاد لوگ لڑیں گے، اور بے شمار اور آزاد لوگ لڑیں گے، اور بھی سیاسی جماعتیں وہ بھی آ کے لڑیں گی۔ جن لوگوں نے اگر پنجاب کے ترقی میں اپنا کام اور اپنا حصہ ڈالا ہو، وہاں کی سڑکوں کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈالا ہو، وہاں کے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہو، وہاں پہ عورتوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے کوئی حصہ ڈالا ہو،
वहां पे अगर बच्चियों के सवारी के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी दी हो, उसमें हिस्सा डाला हो, अगर वहां पे किसी और जमात या आजाद कैंडिडेट ने अस्पताल और सेहत के कोई मराकज और निजाम और जब्त का कोई निजाम किया हो, तो वो भी आके इलेक्शन लड़े। अगर कोई शख्स आजाद या कोई पार्टी वहां कोई पार्क बनाया हो, तो वो भी आके हिस्सा ले। अगर कोई पार्टी या कोई निजाम या कोई फर्द वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने में अपना किरदार अदा किया है, तो वो भी आके हिस्सा ले। अलगर्ज ये हर किसी का इलेक्शन है, जिस किसी ने लोगों की खिदमत की है वो आए, आके हिस्सा ले। अगर आवाम समझते हैं आप भी आज तंज कर रहे हैं, हाँ तंज कर रहे हैं, अच्छी बात है। ख्वाजा आसिफ साहब भी तंज कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि पीटीआई की सियासत जो है वो 2 नंबरी पर बेस है। अब आप भी तंज कर रहे हैं कि अगर काम किया है तो फिर वोट लेकर दिखाओ। पहले भी उन्होंने चालाकी किया था, नहीं लड़ा था, वजूहात मैं नहीं जानता हूँ, ना बताऊंगा, ये एक अलग सब्जेक्ट है। इस बार भी वो वही चालाकी करेंगे, किसी न किसी आजाद के पीठ पे सवार हो जाएंगे, और अगर हार गए तो आजाद हार गया, जीत गया तो पीटीआई। पूछ लेते हैं एहतशाम साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं आप जो सियासत करते हैं ना वो 2 नंबरी है, तो क्यों करते हैं 2 नंबरी? निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं आप चालाकी लगाएंगे, क्यों हैं आप इतने चालाक? जरा दोनों को जवाब दीजिए सर, नून लीग को जवाब दीजिए और फिर पीपल्स पार्टी को भी जवाब दीजिए। जी सर। मैं पीपल्स पार्टी को और नून लीग दोनों को इंशाल्लाह जवाब दूंगा और काफी तफसील के साथ दूंगा। चट्टान भाई, नाम चट्टान है तो इसका सीना भी चट्टान जैसा होना चाहिए। ये टाइम पॉलिटिक्स जो सैलाब आया हुआ है, जो आफत है, ये कुदरती आफत है, इस पे हमने पॉलिटिक्स करनी ही नहीं है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मेरे जितने भी बाजवल के एमपीएज है, एमएनएज है, वो ग्राउंड पे मौजूद है, वो कैंपों में लोगों के साथ है। जो भी अमवात हुई है वो 1 बाय 1 एक एक जगह गए हुए हैं, और वजीर आला साहब की तरफ से जो भी पैकेज अनाउंस किया गया था, जैसे ही डेटा पहुंचा तो उसी डेटा के बेस पे हमने अपने लोगों को फैसिलिटेट किया और मजीद भी फैसिलिटेट करते रहेंगे। मैंने सेहत के हवाले से बात की, चट्टान साहब हल्फ उठा के बात कर रहे कि आया बाजवड़ में कोई किसी चीज की कमी आई थी। ठीक है, थोड़ी सी जब इनिशियली कुदरती आफत थी तो इसके लिए हर एक मिनट तैयार नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमने विद इन आवर्स सारी चीजों को कंट्रोल किया। और बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खान साहब की, कि खान साहब की ये जो स्टेटमेंट के हम तो आए हैं खान साहब को निकालने के लिए, बिल्कुल खान साहब को इंशाअल्लाह ताला अगर हम हक और सच पे हैं तो जिस तरह खान साहब ने पहले फरमाया था कि ये आप देखेंगे कि फ्यूचर में ये सारी पार्टियां जो पहले एक दूसरे को गलियों और कूचों और सड़कों पे घसीटने की बातें कर रहे थे, वो सारे एक होके खान साहब के अगेंस्ट खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला खान साहब तो पाकिस्तान के लोगों के दिलों का वजीर आजम है, वो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हमें इन चीजों पे इनके साथ विजन क्या, ये किस विजन के तहत आए हुए हैं, आप इनसे पूछे, निहाल भाई से आप पूछ ले कि भाई आपका विजन क्या है, आप किस विजन के तहत आए हुए हैं, आप इस मुल्क में क्या चाहते हैं, आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं? आपके साथ जो किया गया आपको सारी चीजों का पता है, किस तरीके 17 सीटें तो आप लेके आए हैं और 17 सीटों पे आपके वजीर आजम बना हुआ है। इधर तो इसका जवाब दे देंगे एहतशाम भाई, लेकिन मुझे ये बताएं, आप अभी कह रहे थे कि आप खान साहब को बाहर निकालेंगे, अभी तो आप निकल रहे हैं, आप पार्लिमानी कमेटियों से बाहर निकल रहे हैं, तो बात तो फिर चट्टान साहब की ठीक है एहतशाम साहब कि अगर आपने पार्लिमानी कमेटीज बुरी हैं और वहां से बाहर निकलना है तो फिर आप पार्लियामान से भी बाहर निकले, जो करना है एहतशाम भाई एक दफा कर ले, इज्तिमाई इस्तीफे दें, जो आपने तहरीक चलानी है, जो आपने लड़ना आप एक दफा लड़ ले, ताकि निहाल भाई को भी पता हो ना कि करना क्या है। कभी आप कमेटी में नहीं बैठ रहे, कभी आप पार्लियामान में नहीं बैठ रहे, कभी आप ज़िमनी इलेक्शन में नहीं बैठ रहे, इनको भी आप बताएं कि ये भी आपकी स्ट्रैटेजी है कि आपने निहाल हाशमी साहब, इनकी पार्टी को, चट्टान साहब को कंफ्यूज करना है, जो करना है एक दफा कर ले ना। जी सर। नहीं, इस तरह तो मतलब है कि इस तरह तो नहीं हो सकता कि हम जो भी हम कर लेंगे तो एक ही दफा कर लेंगे। इस तरह है कि हमने एक स्ट्रेटेजी के तहत अपने इस मुल्क को, इस पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती को कायम करना है। हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह हम इस मुल्क में क्या चाहते हैं, खान साहब क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं खान साहब, मतलब है कि खान साहब क्या चाहते हैं इस मुल्क में? क्या इन्होंने कोई बाहर मालात बनाए हुए हैं? क्या
خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کبھی آپ نے سنی ہے کہ میری پاکستان میں کیا باہر کیا پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کی نہیں ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ. نہ خان صاحب کا جینا مرنا اس قوم کے ساتھ ہے, اس پاکستان کے ساتھ ہے, اس عوام کے ساتھ ہے, اور ہمارا بھی جینا مرنا اسی پاکستان میں ہے. جس طریقے سے چونکہ اس صوبے میں خیبر پختونخوا کی میں بات کروں گا, میں چیلنج دیتا ہوں اس نیشنل چینل پہ, خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. خیبر پختونخوا کی انیشیٹو نکال کے آپ رکھ لے کسی کے سامنے, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو انیشیٹوز خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں لیے ہوئے ہیں, آپ جا کے سارے باقی صوبوں سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون 45 سے آیا ہوا ہے, اس کا ویژن کیا ہے, اور جو 47 سے آیا ہوا ہے. چیلنج قبول ہے آپ کو, چیلنج قبول ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کے پی کے میں ہوئی ہے وہ کہیں نہیں ہوئی. شیطان صاحب جواب چاہیے, جواب دیجئے. نہال بھائی آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں, مسکراہٹ اپنی برقرار رکھیے گا, فائنل کامنٹس آپ ہی دیں گے. 13 سال میں صرف 2 کام ہوئی ہیں. ایک بی آر ٹی وی بنا ہے جو نالائقی کا, نااہلی کا اور کرپشن کا ایک ریکارڈ توڑ منصوبہ ہے. دوسرا صحت پراٹ کارڈ, جو پیسہ پختونخوا کی صحت کے اداروں پہ لگنا تھا وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کو دیا گیا. باقی تو ہمارے 49 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں. باقی تو ہمارے حالات یہ ہے کہ ہم 8واں مہینے شروع ہوا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کتاب ہی نہیں ہے. جو تعلیمی ایئر شروع ہوا ہے اس کے 8 مہینے ہو گئے. 8 مہینے کے بعد بھی ہمارے لوگوں کے پاس, ہمارے بچوں کے پاس کتاب ہی نہیں ہے. ہم اسکولوں کو بیچ رہے ہیں, اس کو پرائیویٹ کر رہے ہیں, جو کہ تعلیم بنیادی حق. جی اچھا اوکے, دیر از سم آڈیو ایشو. نہال ہاشمی صاحب, آپ کی اسٹریٹجی, آپ کا ویژن, احتشام علی پی ٹی آئی جاننا چاہتی ہے کہ بھئی آپ کس ویژن کے تحت آ گئے ہیں, آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ انہوں نے تو بتا دی ہے کہ اپنی اسٹریٹجی, انہوں نے ٹکڑوں کے اندر احتجاج کرنا ہے. سر آپ اپنی اسٹریٹجی بتائیے. احتشام بھائی کے بعد سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے کہا خان کیا مانگے, تو میں نے کہا کرپشن. خان کیا مانگے؟ چندہ. خان کیا مانگے؟ ہیلی کاپٹر. خان کیا مانگے؟ ایکسٹینشن. خان کیا مانگے؟ یو ٹرن. خان کیا مانگے؟ میری حکومت. تو بھائی ہم کرپشن کی اجازت نہیں دیں گے. ہم چندہ دے چکے, ایک نواز شریف نے ان کے لیے ایک ہاسپٹل بنوا دیا تھا, زمین دے دی تھی, 50 کروڑ اپنے پلے سے دے دیا تھا, ان کو 2 پلاٹ دے دیے تھے. اب کتنا دیں ہم؟ بس اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. اور اگر وہ جیل میں ہے تو اپنے انہی کرپشن کے وجوہات کے وجہ سے جیل میں ہے. کوئی آپ کے اور ہمارے محبت میں نہیں ہے. کوئی انہوں نے جنگ جیت کے, انہوں نے پوچھا کہ جناب انڈیا دھمکی دے رہا ہے, تو کہتے کہ کیا میں ہندوستان سے جنگ کر لوں؟ ہم نے کیا ہندوستان سے جنگ کیا, شہباز شریف نے ہندوستان سے جنگ کیا, عاصم مرین نے ہندوستان کو زیر کیا, بابر سدھو نے ہندوستان کو زیر. لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے. لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی ہے کہ کسی بلڈر سے, کسی سے ہیلی کاپٹر مانگ لیا, کسی سے 190 ملین کا کپڑا مانگ لیا, کسی سے گھڑی مانگ لیا, کسی سے کچھ مانگ لیا. رہے بھائی اپنے ملک تو ملک باہر سے بھی مانگ کے لے کے آئے. تو بھائی ہمارے ملک کا نام منگتاستان نہیں ہے, پاکستان ہے. تو وہ جہاں ہے ٹھیک ہے, اپنی جگہ پہ ہے. ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا منصوبہ ہے پاکستان نیوکلر بم دینا, پاکستان کو جیٹ تھنڈر دینا, پاکستان کو میزائل دینا, پاکستان کو موٹر وے دینا, پاکستان کو نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینا, ان کو نوکری دینا, ہمارے مریضوں کو, بزرگوں کو ہسپتال دینا, دانش اسکول دینا, نئے کالجز دینا, نئے یونیورسٹیز دینا, پاکستان کے خارجہ کو ٹھیک کرنا, معیشت کو ٹھیک کرنا, دہشت گردوں کے لگام دینا. یہ ہمارا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. کسانوں کو اس کی اجرت دینا, مہنگائی کو نیچے لے کے آنا, پاکستان کا نام اوپر لے کے جانا, جمہوریت کو پروان چڑھانا, یہ ہم کر رہے ہیں. یہ ہمارا منصور ہے اور ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ماضی میں بھی ہم نے کیا. آپ بتا دیں نواز شریف کے علاوہ عمران خان نے کتنے روڈ بنا دیے, کتنے ایئرپورٹ بنا دیے, کتنے سی پورٹس بنا دیے, کتنے ٹینک لے کے آئے, کتنے میزائل لے کے آئے, کتنے نیوکلر بم لے کے آئے. بس 2 سال میں کیا ہے. ہم تو بھائی بہت کچھ برداشت کر چکے ہیں. ہم تو جیلوں پہ جا چکے ہیں, بہت کچھ برداشت کر چکے ہیں. ہمارے گھروں میں آپ نے قبضہ کر لیا, اس کو یتیم خانہ بنا دیا.
हमने बहुत बर्दाश्त किया है। आप गैर सियासी लोग हैं, आपका काम है निहाल सिर्फ भाई, मांगना। बर्दाश्त तो बानी पीटीआई भी कर रहे हैं। इस बात का तो क्रेडिट आपको देना भी पड़ेगा और पीटीआई इस बात का क्रेडिट लेती भी है कि वो जेल में है, क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना टाइम जेल में निकाल पाएंगे। यहाँ लोगों को दाल सब्जी नहीं मौसर, वहाँ पे देसी शोरबा खा रहे हैं, वो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो वहाँ पे अखबारात देख रहे हैं, आपके टेलीविजन भी वो देखते हैं, पीटीवी उनके पास है। हुकूमत है, आप दे रहे हैं ये सब चीजें, जो आप ही की हुकूमत है, आप ही दे रहे हैं ना। अडयाला किसके अंडर आती है? पाकिस्तान के दीगर से कैदियों के पास है। तो आईने पाकिस्तान ये तकाजा करता है कि या तो सारे कैदियों को भी वही सहूलतें दी जाए, या उससे जिसको ये सहूलत दी है उससे वो वापस लिया जाए, क्योंकि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं इक्वलिटी। तो आर्टिकल 25 कहता है तो खान साहब को ये मराहत नहीं मिलता है। ये तो हमारी हुकूमत की मेहरबानियां थी कि हमने जेल हुकाम को कहा कि चलो पावे सदा याफ्ता क्यों ना हो, उनको ये सब सहूलतें दे दी जाए। तो फिर जब मेहरबानी की है तो फिर उसको गिनवाएं भी ना निहाल भाई, फिर ये तो सूट नहीं करता। अच्छा, प्रोग्राम कब खत्म हो गया? तीनों मानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों से बस मैं रात सिर्फ यही कहूंगी, जस्ट स्टे सेफ और दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, बिकॉज जो नेचुरल डिजास्टर है फ्लड का, सैलाब का, वो हाई अलर्ट पर है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।